हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है केमिकल इक्वेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जब हम सिंबल्स और फार्मूले की मदद से किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल है यहाँ पे A+B एरो C+D। ये एरो जो होता है ये शो करता है आपका डायरेक्शन। A+B जो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स और C और D होते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होता है। इन दिस इक्वेशन A and B आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड C and D आर कॉल्ड द प्रोडक्ट। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कंडीशन इफ एनी इज रिटन जर्नली अबव द एरो। अगर कोई भी कंडीशन होती है, सपोज हम हीट दे रहे हैं, सनलाइट फॉल हो रही है इसमें, तो वो हम कहाँ एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर देते हैं। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ऑक्सीजन को जब हम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराते हैं वाटर बनाने के लिए, तो हमने उसे रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। H2 plus O2 gives H2O. In the first equation, words are used and in the second, symbols of the substance are used. पहले में words यूज किए गए हैं, दूसरे में symbols यूज किए गए हैं। For convenience, the symbol of substance is used to represent chemical equation. हम convenience के लिए symbols यूज करते हैं। A chemical equation is a way to represent chemical reaction in a concise and informative way. तो हम केमिकल इक्वेशन को एक इन्फॉर्मेटिव वे के अंदर लिखने की, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ए केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अ केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बोथ साइड्स जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे। एग्जाम्पल में Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। यहाँ हम देख पा रहे हैं Zn के पास 1 है, यहाँ पे भी Zn के पास 1 है, H2 के 2 हैं, यहाँ पे भी H के 2 हैं, और S के 1 है, यहाँ पे भी S के 1 है, और O के 4 हैं, यहाँ पे भी O के 4 हैं। In this equation, number of zinc, hydrogen and sulfate are equal on the both side. So, it is a balanced chemical equation. तो इसी वजह से ये एक balanced chemical equation है। According to the law of conservation of mass, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो जैसे हमारे को पता है कि mass neither be created nor destroyed in a chemical equation, ठीक है, तो उस लॉ को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, और हमारे जो इसलिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। टू ओबे दिस लॉ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट की साइड पे इक्वल नहीं होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट की साइड पे, तो हमारी वो इक्वेशन केमिकली अनबैलेंस्ड होती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल में Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो Fe की जब हम रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ तो हमारे को Fe3O4 प्लस H2 बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम चेक करते हैं Fe के यहाँ पे एटम्स हैं एक, यहाँ पे Fe के 3 हैं, यहाँ H के 2 हैं, यहाँ पे H के 2 हैं, ठीक है। O के यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हैं वो हैं 1, और O के यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हैं 4। इन दिस एग्जाम्पल ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर नॉट इक्वल ऑन टू साइड्स ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 आयरन एटम इज प्रेजेंट while 3 iron atoms are present on the right hand side. Therefore, it is unbalanced chemical equation. Next topic है हमारा बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। तो हम देखेंगे अब यहाँ पे हम बैलेंस कैसे करते हैं। टू बैलेंस द गिवन और एनी केमिकल इक्वेशन फॉलो दीज स्टेप। तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2।
तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हमारे को एक टेबल बनानी है जिसमें हमारे को नेम ऑफ एटम, कौन कौन से एटम्स हैं, और नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके से हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हमारे एटम्स थे आयरन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। तो हमने देखा कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में एक है, यहाँ पे आयरन का, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है। सेम जब हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 हैं एटम आयरन के, 2 हैं हाइड्रोजन के और 4 हैं ऑक्सीजन के। Balance the atom which is maximum in number on either side of the chemical equation. In this equation, the number of oxygen atom is the maximum on the right hand side. तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम्स जो हैं वो मैक्सिमम है राइट हैंड साइड पे। To balance the oxygen, one needs to multiply the oxygen on the left hand side by 4 so that the number of oxygen atom become equal on both sides. तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे 4 हैं, तो हमारे को लेफ्ट हैंड साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करानी होगी। तो हम मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। Fe plus 4 into H2O gives Fe3O4 plus H2. Now the number of hydrogen atom becomes 8 on the left hand side, which is more than that on the right hand side. To balance it, one need to multiply the hydrogen on the right hand side by 4. तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन के एटम जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हैं वो 8 हो चुके हैं, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई जब हमने करी 2 से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हो गए 8 और यहाँ पे कितने हैं 2। तो यहाँ पे इन्हें इक्वल करने के लिए राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के साथ हमें 4 में मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अब Fe plus 4 into H2O gives Fe3O4 plus 4 into H2। तो जब यहाँ 4 into H2 करा तो ये भी कितने हो गए 8। After that, the number of oxygen and hydrogen atom becomes equal on both side। तो अब दोनों साइड ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के एटम्स बराबर हो गए हैं। The number of iron is 1 on the left hand side। तो देखेंगे Fe यानी कि आयरन के कितने हैं, 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, while it is 3 on the right hand side। और 3 कहाँ पे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे। To balance it, multiply the iron on the left hand side by 3। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करानी होगी, तब ये बराबर हो जाएगा। 3 इंटू Fe plus 4 इंटू H2O gives Fe3O4 plus 4 into H2। Now the number of atoms of each element become equal on both side, thus this equation become balanced equation। और अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब हम दोबारा से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। नेम ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमने आयरन ले लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आयरन के 3 और प्रोडक्ट साइड पे भी आयरन के 3 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम, 8 एटम है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे भी 8 हैं। ऑक्सीजन के हमारे रिएक्टेंट साइड पे 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी 4 एटम हैं। आफ्टर द बैलेंसिंग द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, 3Fe प्लस के 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन ए केमिकल इक्वेशन। तो हम जो भी फिजिकल स्टेट होती है केमिकल के, वो भी हम क्या करते हैं इक्वेशन के साथ साथ लिख देते हैं। जैसे हम गैसियस के लिए लिखते हैं G, लिक्विड को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, सॉलिड स्टेट के लिए हम S यूज़ करते हैं और एक्वस सॉल्यूशन के लिए AQ। Thus, by writing the symbol of the physical state of the substance and condition under which reaction take place, a chemical equation can be made more informative। और इसी तरीके से कोई भी रिएक्शन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इन फॉलोइंग टाइप्स। पहली हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट combine to form one product are called combination reaction। In general, combination reaction can be represented by chemical equation given here, A plus B gives AB। तो कॉम्बिनेशन से जैसे आप मतलब समझ पा रहे हैं कि दो चीज़ें कंबाइंड होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो है A plus B gives AB। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज़ combined with oxygen।
तो Mg जब O2 के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा यहाँ पे MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। इन दिस रिएक्शन कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। यहाँ देख सकते हैं हम जब C प्लस O2 कंबाइन होते हैं तो CO2 बन जाता है। ये भी क्या है आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Reactions in which one compound decomposes into or more compound or elements are known as decomposition reaction। जिसमें आपका एक कंपाउंड डिकम्पोज होके दो एलिमेंट्स में बन जाए या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में बन जाए उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आप इसे अपोजिट भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगर जनरल फार्मूला की बात करते हैं यहाँ पे तो ए बी से बनता है हमारा ए प्लस बी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यहाँ पे CaCO3 को हमने हीट करा, ये एरो पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ट्राइंगल, ये हीट की है, तो इससे बनता है CaO प्लस CO2। CaO हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेशन भी देख पा रहे हैं। CaCO3 कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, CaO किस में है, सॉलिड स्टेट में है, लेकिन CO2 गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे देख सकते हैं 2FeOH होल थ्राइस, ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड था। इसे हमने हीट करा, देखिए एरो पे ट्रायंगल है यानी कि हीट दी गई है इसे। ये डिकम्पोज हो गया है Fe2O3 प्लस H2O में। डिकम्पोजिशन में ही हम एक और टाइप पढ़ते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो किसी का भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है हीट देने से, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं वो हमारी कैसी होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड इन वाटर इट डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर डिकम्पोज हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं रिएक्शन 2H2O हीट करने पे H2 और O2 के अंदर डिकम्पोज हो गया। नेक्स्ट है आपका फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये डिकम्पोजेस किस में हो जाता है, सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका 2AgCl, ये वाइट कलर का होता है आपका। जब इसे सनलाइट में रखते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को तो ये बन जाता है 2AgS यानी कि ग्रे कलर का प्लस Cl2। फोटोग्राफिक पेपर हैज़ ए कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे when exposed to sunlight. It happens because silver chloride is colorless while silver is gray metal. नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हमारा एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है किसी रिएक्शन में, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड by using a chemical equation as follows.
तो अगर हम इसका एक जनरल फार्मूला बनाते हैं तो वो इस तरीके से होता है a प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि a ने बी सी में से b को डिस्प्लेस कर दिया है और उसने ए सी के साथ फॉर्मेशन कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस ओनली व्हेन a इज़ मोर रिएक्टिव देन b। हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट कब होगा, जब a ज़्यादा रिएक्टिव होगा b से। इफ़ b इज़ मोर रिएक्टिव देन a विल नॉट डिस्प्लेस c। तो आप इसमें देख पाएंगे कि अगर b जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा a से, ठीक है, b ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, b और c का बॉन्ड नहीं टूटेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड। जब हमारी जिंक की रिएक्शन हो गई यहाँ पे HCl से, Zn प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि Zn ने किसे रिप्लेस कर दिया है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। तो Zn प्लस CuSO4 जब रिएक्शन हुई तो यहाँ बन गया ZnSO4। तो Zn ने Cu को रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, Cu अलग आ गया। तो ये क्या थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयन्स आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, आपके जो आयन्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के बीच में ताकि नए कंपाउंड्स बन सकें, इन्हें बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इनका जनरल फार्मूला हम डिस्कस करते हैं तो वो बनता है AB प्लस CD गिव्स AC प्लस BD। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड along with sodium chloride। BaCl2 प्लस Na2SO4 ये बनाता है आपका BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो BaSO4 है ये क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक बेस होता है, रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से जब रिएक्ट होगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जर्नली भी हम अगर बात करते हैं तो जब भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होती है ये आप याद रखिएगा तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है यहाँ पे। तो NaOH प्लस HCl क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। देखिए एक छोटा सा नोट है यहाँ पे और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट की में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा उसे हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा मैंने पहले बताया था कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा था, वो भी क्या थी, आपकी एक तरीके की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, जिसके अंदर ये किसके एग्जाम्पल हैं, आपके डबल डिस्प्लेसमेंट के। देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड by mixing of aqueous solution of two salts is called precipitation reaction। जिसमें आपका प्रेसिपिटेट पीटी बनता है वो आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की हमने सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, ये PPT बन गया, और सोडियम नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमने भी एक पर एग्जाम्पल देखा था, दोबारा उसी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटलिक एलिमेंट, यानी कि अगर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का या फिर कोई नॉन मेटलिक एलिमेंट, यानी कि बेसिकली आपकी गैसेस अगर कोई भी ऐड हो रही हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटलिक एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड, यानी कि आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी में से या आपके मेटलिक एलिमेंट किसी कंपाउंड में से निकल रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन होना। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन विच ऑक्सीजन और नॉन मेटलिक एलिमेंट इज एडिड और हाइड्रोजन और मेटलिक एलिमेंट इज रिमूव्ड आर कॉल्ड टू बी ऑक्सीडाइज। तो जिसमें ऑक्सीजन
या नॉन मेटलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन या मेटलिक एलिमेंट रिमूव किया जा रहा है, उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। बात करते हैं रिडक्शन की। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और मेटलिक एलिमेंट, जैसे देखो आपको अभी ऑक्सीडेशन बताया था उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो या मेटलिक एलिमेंट का एडिशन हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो और नॉन मेटलिक एलिमेंट का भी रिमूवल हो, तो उसका बोलते हैं हम कि कंपाउंड का रिडक्शन हो गया है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। द कंपाउंड और एलिमेंट विच गोज अंडर रिडक्शन इज कॉल्ड टू बी रिड्यूस। तो जिसका कंपाउंड का एलिमेंट का जो भी रिडक्शन होता है जिसका, उसे हम बोलते हैं कि रिड्यूस हो गया। और जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो हम क्या बोलते हैं, उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कराएगा, जो भी सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा रिएक्शन में, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे बताया था कि अगर आपकी हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी वो क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस हाइड्रोजन को दे रहा है रिडक्शन करने के लिए, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये अगर कोई आपकी ऑक्सीजन जो है ले जा रहा है रिएक्शन में, हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि एक साथ अगर आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है तो उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। When copper oxide is heated with hydrogen, then copper metal and hydrogen are formed। यहाँ पे देखेंगे CuO प्लस H2, तो यहाँ पे Cu प्लस H2। तो आप देख पा रहे हैं कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन थी वो रिमूव हो गई है, तो क्या हो गया है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं कि CuO में से ऑक्सीजन चली गई है, तो यहाँ पे Cu का रिडक्शन हो गया है। इन दिस रिएक्शन CuO इज चेंज into Cu, oxygen is being removed from copper oxide। Removal of oxygen from a substance is called reduction। So copper oxide is being reduced to copper। सेम रिएक्शन में देखेंगे, in this reaction H2 is changing to H2O, oxygen is being added to hydrogen। Addition of oxygen to a substance is called oxidation। So hydrogen is being oxidized to water। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती हैं, रिएक्शंस विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में आपकी एनर्जी या हीट निकलती है वो हमारी सारी एक्सोथर्मिक होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, रेस्पिरेशन इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ रिलीज्ड। C6H12O6 आपका ग्लूकोज होता है, प्लस जब उसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो यहाँ पे क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो ये कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आप याद कर लीजिएगा। आपका जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस है उसमें भी आपका ये रिएक्शन कई बार आपको देखने को मिलेगी। बायो सेक्शन में भी आपको ये वाली रिएक्शन बहुत बार देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे, व्हेन क्विकलाइम CaO इज़ एडेड टू वाटर इट रिलीजेज एनर्जी। तो जब CaO प्लस H2O जब आपका कंबाइन होता है, CaO होता है आपका क्विकलाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बनता है CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका स्लेक्ड लाइम होता है प्लस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं इसी में, हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए पहले एक्सोथर्मिक में एनर्जी जो थी निकल रही थी, इसमें हम एनर्जी देते हैं। ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को हमने क्या करा, हीट दी, किस में ब्रेक करने के लिए, CaO प्लस CO2। तो यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है, वहाँ पे हीट या एनर्जी निकल रही थी। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का,
इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो हमारे पास दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक तो करोजन और एक रेंसिडिटी। करोजन के बारे में बात कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल into their undesirable compounds due to their reaction with oxygen, water, acid, gases, etc. present in the atmosphere is called corrosion। आपको पता है कि लोहे की जंग लगना करोजन होती है, ठीक है। रस्टिंग भी क्या होती है, करोजन। तो मेटल का सरफेस है ख़राब हो जाता है जब अनडिज़ायरेबल कंपाउंड में बदल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं करोजन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रस्टिंग की। आयरन व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस विच इज़ नोन कॉल्ड रस्ट। तो आपको पता है कि आयरन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन मॉइस्चर के साथ तो रेड सब्सटेंस बना लेता है, जिसे हम बोलते हैं रस्ट यानी कि जंग। तो ये क्या होता है आपका रिएक्शन, यहाँ पे Fe+O2, यहाँ पे बनता है आपका H2O, तो इससे बनता है 2Fe2O3 डॉट X H2O। ये क्या होती है आपकी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि यही आपकी क्या होती है, रस्ट। अब आपने देखा होगा कि डे टू डे लाइफ में आपकी जो रेलिंग्स होती हैं, कार बॉडीज़ होती हैं, ब्रिजेज़ होती हैं, सारी की सारी मेटल से ही बनी होती हैं। अब इन्हें हमारे को प्रिवेंट भी करना है, तो मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो इन्हें जंग से भी बचाना है। तो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं हम? एक मेथड होता है हमारा पेंटिंग, हम पेंट कर देते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर। दूसरा होता है बाइक ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। आपने देखा होगा बाइक्स की चेन में ग्रीस लगा दी जाती है या ऑयल डाल दिया जाता है लुब्रिकेट करने के लिए, या बाय गैल्वेनाइजेशन, जब हम उसके मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की एक कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कर देते हैं, निकल की कर देते हैं, तो आपने देखा हो क्रोम प्लेटिंग कर देते हैं, तो ये भी आपका क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है आपका करोजन ऑफ कॉपर। Copper object loses their luster and shine after some time because the surface of these objects acquire a green coating of basic copper carbonate CuCO3 CuOH का whole twice when exposed to air। तो आपने देखा होगा जितनी भी पीतल की मूर्तियाँ होती हैं, बर्तन होते हैं, वो सारे ग्रीन कलर के हो जाते हैं। आपने एक बहुत फेमस स्ट्रक्चर देखा होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक्चुअली वो कॉपर का है। उसके ऊपर जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो किसकी वजह से है, वो करोजन ऑफ कॉपर की वजह से है। तो वो अगर जब बनाया गया था तो वो गोल्डन कलर का, आपका कॉपर का जो कलर होता है उसका था, बट ड्यू टू वहाँ पे मॉइस्चर है, ठीक है, मॉइस्चर की वजह से उस पर क्या हो गई है, कोटिंग आ गई है कॉपर कार्बोनेट की। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। Cu+CO2 प्लस O2 प्लस H2O, ये क्या है, आपकी मॉइस्ट एयर है, इससे बनता है आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो आपका ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम करोजन ऑफ सिल्वर मेटल। द सर्फेस ऑफ सिल्वर मेटल गेट टार्निश्ड बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ ब्लैक सिल्वर सल्फाइड Ag2S on its surface by the action of H2S gas present in the air। आप सभी ने देखा होगा कि चांदी के बर्तन काले हो जाते हैं, चांदी के जेवर होते हैं, पायल होती हैं, रिंग्स होती हैं, वो सारी ब्लैकिश हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक सिल्वर सल्फेट की एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है। इसकी रिएक्शन हो जाएगी 2Ag प्लस H2S गिव्स Ag2S प्लस H2। तो Ag आपका सिल्वर हो गया, H2S हो गया आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, Ag2S हो गया आपका सिल्वर सल्फाइड, यही पे आपकी ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। लास्ट टॉपिक है इसका रेंसिडिटी। द टेस्ट एंड odor of food material containing fat and oil changes when they are left exposed to air for a long time. This is called rancidity. It is caused due to the oxidation of fat and oil present in the food materials। खाने के सामान जब ख़राब हो जाते हैं, अगर आपने देखा होगा बरसात के मौसम में आपने पैकेट छोड़ दिए खुले हुए चिप्स के या बिस्किट के, वो ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके जो भी फूड आइटम्स हैं जो ऑयल वाले होते हैं, चिप्स होते हैं बेसिकली, आपने देखा होगा नॉर्मली भी आप रख दें तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा सोर टेस्ट हो जाता है उनका। किसी वजह से होता है, क्योंकि वो एक्सपोज होने से ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स का, वो खाने लायक नहीं रहते। तो उन्हें प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी देख लेते हैं एक बार। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम क्या करते हैं, उनके साथ किसी एंटीऑक्सीडेंट को रख देते हैं। नेक्स्ट है आपका वैक्यूम पैकेजिंग। आपको सबको पता है कि हम वैक्यूम सील्ड जो जार्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उन्हीं के अंदर इन्हें पैक करते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन।
सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल है, आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उनमें एयर को निकाल के नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ़। फ्रिज में आप क्या करते हैं, खाने का सामान रख देते हैं। वो किस लिए रखते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल द एजुकेशन वे। और इसी तरीके से आपको सभी चैप्टर्स की यहाँ पे वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। थैंक यू।